यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पार्टियां अपने अपने समीकरण बिठाने में जुट गई हैं। कल राज्यों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा से पास हो गया। सरकार ने जहां इस बिल को ओबीसी कोटे में आने वाली जातियों को मजबूती देने वाला बताया है, तो वहीं सियासत भी इस पर खूब हो रही है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की, तो वहीं अखिलेश यादव ने आरक्षण कोटे को 50% से ज्यादा करने की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी यूपी के सियासी अखाड़े में कूद पड़ी हैं। ममता ने अपने अल्पसंख्यक मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी को देवबंद भेजकर यूपी में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। देवबंद पहुंचे सिद्दीकुल्लाह ने ओवैसी पर ही निशाना साधा। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम मतदाता किस ओर हैं और क्या मुस्लिम वोट बैंक की सियासत यूपी चुनावों में हावी रहने वाली है। कि रोहिणी कमीशन ने कहा कि 10% ओबीसी 50% रिजर्वेशन को हासिल कर रहे हैं और 20% जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो सब कैटेगराइजेशन क्यों नहीं कर रहे आप? अगर आप ओबीसी के लिए हैं तो उन मखसूस कास्ट के लिए आप हैं, आप तमाम ओबीसी के लिए नहीं है। ये आप ही का रोहिणी कमीशन ने आया है, तो सब कैटेगराइजेशन आप करेंगे नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि सर ये कैसा बात है कि अगर रियासत तेलंगाना में जो मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलता है, मगर सेंट्रल लिस्ट में उसका जिक्र नहीं होता। मान सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो बॉम्बे की हाईकोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया, और आप सिर्फ मराठाओं की बात करते हैं, मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे? वो 50 कास्ट जो मुसलमानों की बैकवर्ड है महाराष्ट्र में, वो देख रही है आपके इस तमाशे को और आपको एक्सपोज करके रहेगी। आप उनकी बात ही नहीं करते। मराठाओं को जरूर दीजिए, मगर आपके इस बड़े दिल में क्या उन गरीब मुसलमानों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है कि हम सिर्फ भिखारी हैं, आपका वोट हासिल करेंगे, आपको नेता बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हमको क्या मिलेगा? इफ्तार की दावत और मुंह में खजूर। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूं। आलोक अवस्थी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी की ओर से। दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ रहेंगे। सुरेश चंद्र बीएसपी के नेता हमारे साथ रहेंगे। लेकिन शुरुआत में आलोक अवस्थी जी से करना चाहती हूँ। आलोक अवस्थी जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, खूब चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो बिल पारित हुआ है लोकसभा में। आपके पास में आऊं उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी से ही मैं पहला सवाल ले लेती हूं, क्योंकि आलोक अवस्थी जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बहुत सारी हलचल चल रही है, लेकिन मुद्दा यह है कि असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने मुस्लिम पिछड़ों को आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जोर शोर से भागीदारी कर रहे हैं, बिहार में खूब नुकसान किया था उन्होंने एंटी बीजेपी मोर्चे का, लेकिन बंगाल में कुछ खास कर नहीं पाए थे। उत्तर प्रदेश में बिहार मॉडल रहेगा या फिर बंगाल मॉडल रहेगा? और क्या जो कहा जा रहा है कि ओवैसी इसके आने से मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनका बंटवारा होगा और उससे बीजेपी को फायदा होगा, आप इसे कैसे देखते हैं? शिवराज जी, देखिए, ये तो जनता को तय करना होता है ना। आप तय कर सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं पूरे देश के सारे हिंदुस्तानी हमें वोट करें। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सारे लोग उनको वोट करें, सपा चाहती है उनको वोट करें। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लोग चाहते हैं। और रही बात ओवैसी जी जैसे लोग, आपके सामने है कि हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी को आसान करने के लिए उनकी जीत की राह, और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए बिहार भी पहुंचते हैं, बंगाल भी पहुंचते हैं। एक जगह उनकी दाल गलती है, एक जगह नहीं गलती है। अब उत्तर प्रदेश का मतदाता बड़ा प्रबुद्ध मतदाता है, वो जानता है, समझता है कि कौन किसके लिए आ रहा है। अब आप पिछड़ों के आरक्षण की बात कीजिए तो ये बात कहते हैं कि साहब हमने आरक्षण लागू कर दिया, किस लिए? क्योंकि चुनाव आ रहे। कहते हैं ना कि फिसल गए तो हर हर गंगे। इसी 2018 में ये विधेयक पेश हुआ था, हम लोगों ने एक अमेंडमेंट किया था कि कहा था कि साहब पिछड़ा वर्ग आयोग में 5 के 5 लोग जो है पिछड़ी जातियों से होने चाहिए।
इन्होंने सिर्फ 3 रखे। आज कह रहे हैं कि साहब हमने सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तमिलनाडु के उस पर और नीट के क्या नाम जो वो है मेडिकल स्टूडेंट्स पर के पिछड़ों के आरक्षण पर, तब जाकर के इन्होंने कहा हाँ साहब हम कर रहे हैं। अब हमें आलोक अवस्थी जी से पूछना है कि 2017 से बंद है, 2017, 2018 और 2019, 2020 इन 4 सालों के पिछड़े बच्चों को हिसाब कौन देगा? इस बात पर आइए, चुनाव होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई जीतता रहेगा, कोई हारता रहेगा, लेकिन जो बातें सही है वो लागू होनी चाहिए। हाँ। पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं, इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो ओबीसी संविधान संशोधन बिल है लोकसभा में पारित हो चुका है, उसका समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि सरकार की मंशा सीधे तौर पर चुनाव में फायदा लेने की है। हम इस पर आगे और बातचीत करेंगे, आप सबके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटते हैं, आप रहिएगा हमारे साथ। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार मुस्लिम वोट बैंक की सियासत हावी रहने वाली है? इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी के साथ करना चाहती हूं। आलोक जी, आप तो कह रहे हैं कि ओबीसी समुदाय की मजबूती के लिए आप ये बिल लेकर आए हैं, लोकसभा से ये पारित हो गया है, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आपकी मंशा पर शक कर रही हैं। कांग्रेस ने आज यहां तक कह दिया कि आप अपनी गलती सुधार रहे हैं। दरअसल ओबीसी का हित आपकी प्राथमिकता में है नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों को स्थान देना हो या फिर ये बिल पारित करवाना हो, ये सब आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और अब तो ओवैसी साहब ने यहां तक कह दिया है कि ओबीसी आपकी प्राथमिकता नहीं है, मुस्लिम पिछड़ों का उन्होंने मुद्दा उठा दिया और कहा है कि मुसलमानों को इस सरकार से सिर्फ खजूर मिलेगा। जवाब दीजिए। देखिए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी का जो आचरण रहा है पिछड़ों के खिलाफ, आपको मैं ले जाता हूँ पीछे 1955 से लेकर 75 तक कालेलकर साहब की रिपोर्ट, जो पिछड़ों के लिए उन्होंने आरक्षण देने की बात कही थी, उसको 20 साल तक कांग्रेस ने जो है उसको रद्दी के बंडल में डाले रखने के बाद में उसको जो है खारिज कर दिया। तो 1977 से मंडल आयोग बनाया गया, 10 साल मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी इंदिरा गांधी जी ने उसको परमानेंट निष्कर्ष दिया, मंडल आयोग को जो है सरकार ने जो है लागू किया। तो सीधी सी बात यह है कि कांग्रेस पिछड़ों को अभी भी कुछ देना नहीं चाहती थी, इसीलिए आज जो है आज भी वो जो है वो जो झूठे आंसू जो बहा रही है, उसको ये सोचना चाहिए कि आखिर एक बड़े समाज को तबके को आपने क्यों नहीं चाहते कि उनको जो है लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस ने संवैधानिक आयोग जरूर बनाया, लेकिन उसको संविधान का दर्जा नहीं दिया था, उसकी कहीं पे भी कोई फाइंडिंग पे कोई जो है कानून का उसको नहीं बताता। भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है कानूनी दर्जा बनाया। आज 27 हमारे केंद्रीय मंत्री जो है पिछड़े समाज से आते हैं, हमारे जो है तमाम आज जो है हमारे लोग आते हैं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में वो रही है, उसने पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया था, और साथ ही साथ 10% जो हमने सामान्य वर्ग के पिछड़े जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ईडब्ल्यूएस जिसको हम बोलते हैं, उनको हमने आरक्षण दिया, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया अपनी बारी में। और बाबा साहब के सिद्धांतों पर अगर कोई पार्टी चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नरेंद्र मोदी हमारे सबसे बड़े जो है देश के नेता है, देश की अस्मिता और देश में सबको समरसता का जो साथ दे रहे हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में संभव हो पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अजीज खान के पास में जाऊंगी और उसके पास ही दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ छोटा सा जवाब सुरेंद्र राजपूत जी आप भी दें, क्योंकि चूंकि एआईएमआईएम के चीफ सदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है उसको लेकर बीजेपी से मैंने सवाल पूछा, लेकिन उसमें जो वार है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी है। उन्होंने जब ये कहा कि सिर्फ इफ्तार पार्टी मिलेगी, खजूर मिलेगा, मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो सीधा वार आप लोगों पर ही है। मैं कहता हूं, मेरी बात को समझिए, चाहे आप कहें, चाहे आलोक अवस्थी कहें, चाहे असदुद्दीन ओवैसी कहें, हम चैनल पर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। एक बात आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरी बात, पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है और पिछड़े वर्ग में जो भी जातियां हैं, चाहे वो हिंदुओं की जातियां हो, चाहे वो मुसलमानों की जातियां हो, उनको आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। इस चीज को आप बहुत स्पष्ट समझिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी 50 साल का तो हमसे हिसाब मांग रही है। 2018 में जब ये पिछड़े वर्ग का बिल आया था
तब इन्होंने उस बिल को पास क्यों नहीं करा, ये नहीं बता रही। 2007 से जब हम नीट में आरक्षण दे रहे थे मेडिकल स्टूडेंट को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 27% का, इन्होंने आकर के 2015 में बंद क्यों कर दिया? ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, पिछड़ा विरोधी क्यों है? ये लोग जो है पूरे प्रदेश में 2017 से लेकर के चिल्ला रहे थे पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बनाया किसको, वो आपके सामने। और 2017 से 2021 तक एक बच्चा भी ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं पाया अपने इंजीनियरिंग में, मेडिकल में। उसका हिसाब कौन देगा? ये कौन पाप का भागी बनेगा, कौन श्राप का भागी बनेगा और कौन नरक का भागी बनेगा, इन्हें बताना होगा। पिछड़ा आज इनसे जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब चाबुक चलाया है, कुछ कहना, जवाब देना चाह रहे हैं आलोक जी, लेकिन मैं बाद में आऊंगी आलोक जी के पास। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात आ गई। आलोक जी मैं आऊंगी आपके पास जवाब लेने के लिए, लेकिन दानिश कुरैशी मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने पहले बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी, टीएमसी ने भी अपने पासे खोलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपने अल्पसंख्यक मंत्री को यहाँ पर भेजा देवबंद में, और सीधा निशाना आप पर सर, सीधा निशाना ओवैसी साहब पर। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की आप बी टीम है, जो हशरा आपका बंगाल में हुआ था वही उत्तर प्रदेश में होगा। देखिए, ममता दीदी से तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो तो सारी दुनिया ने देखा। अब तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान वोटर्स की जो सूग भी नहीं लेते थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पहुंचने के बाद वहां क्या मामले हुए वो सब आपके सामने है। जिस तरह उन्होंने अपने मंत्री को देवबंद भेजा है, अब से पहले कभी देवबंद जब इल्जाम लगे थे तब कभी मंत्री भेजे थे उन्होंने, कब उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया था? और अगर वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को पे कोई एलिगेशन कर रही हैं तो पहले वो ये खुलासा दे दें कि क्या वो पहले एनडीए का हिस्सा नहीं थी? पहले तो एनडीए उन्हें बहुत पसंद था दीदी को, तो उस पे वो खुलासा करे। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या करेंगे वो उन पर छोड़ दें। आप वोट बांटने आए हैं ताकि सीधे सीधे फायदा बीजेपी को हो जाए, और यही आपने बिहार में किया था, यही आपने पश्चिम बंगाल में किया था। सुनिए, मैं दीदी से आपके चैनल के माध्यम से सीधा चैलेंज कर रहा हूं कि वो पश्चिम बंगाल में ठहराव कर दे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम वहां चुनाव नहीं लड़ सकेगी। देखिए, चुनाव लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हिंदुस्तान के हर कोने में जो हिंदुस्तान का हिस्सा है वहां हम चुनाव लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। पिछड़े और दबों की राजनीति हमने शुरू की है, हम उन्हें सियासी हक और हुकूक दिला के रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, ओबीसी जनगणना मैं आपको कह दूं, हमारे देश की बदनसीबी यह है कि वर्तमान सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, साइमन कमीशन से लेके आज 2021 तक हम सिर्फ अगलों और पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी बदनसीबी देश में कुछ नहीं हो सकती। 1950 में नोटिफिकेशन लाया गया कि ईसाई और मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा? आप बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आप जमीन पर कहां हैं? आप जमीन पर उत्तर प्रदेश में कहां हैं? ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अभी राजभर साहब का साथ आपको मिला था, अब उनका भी रवैया जो है वो ढुलमुल है। अब आज हमारे ही चैनल से बातचीत करते हुए ओवैसी साहब ने कहा है कि साइकिल पर बैठने के लिए तैयार है। तो मालूम तो आप लोगों को भी है कि कोई जनाधार उतना है नहीं, क्योंकि 2017 में एक भी सीट नहीं हासिल कर पाए थे। अब क्या हिंदू मुसलमान करके और धर्म के इस एजेंडे को केंद्र में रख के आप अपना फायदा करना चाहते हैं, और विपक्ष का, बाकी पार्टियों का कहना है कि उसी बहाने बीजेपी का भी फायदा करना चाहते हैं? जल्दी से बोलिए सर, उसके बाद में जाऊंगी डॉक्टर। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुसलमानों के लिए अब तक और पिछड़ों के लिए अब तक पार्लियामेंट में किसी ने आवाज बुलंद नहीं की सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के, और अगर वो आवाज बुलंद करते हैं तो फिर उनका हक भी है। दूसरी बात, नेशनल चैनल न्यूज इंडिया पे अगर ये बहस हो रही है कि असद साहब ने ये कहा, इसका मतलब ये है कि हमारी बहुत स्ट्रांग मौजूदगी है, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम रिजल्ट लेकर दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश में, और पूरा हिंदुस्तान देखेगा उसे। अजीज साहब, अब क्या है आगे की रणनीति? हालांकि आप तो यहाँ पर नहीं जवाब दे पाएंगे कि रणनीति आगे की क्या है, लेकिन ओवैसी साहब ने साफ तौर पे कह दिया है कि साइकिल पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी का मुकाबला कैसे करिएगा आप लोग, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक ओबीसी कार्ड फेंकती चली जा रही है, उसका मुकाबला कैसे करेगा? पहले केंद्र में मंत्री बना दिए ओबीसी के, और संख्या देखिए कितनी बढ़ गई उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की, अब ये बिल पारित करवा रहे हैं, कैसे मुकाबला कीजिएगा? क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाई गठबंधन का मजा नहीं आया, गठबंधन जो है वो उसका अनुभव ठीक नहीं रहा, अकेले आगे बढ़ेंगे। लेकिन अकेले आगे बढ़ना कहाँ मुमकिन हो पाएगा सर? देखिए सुब्रा जी, सबसे पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपको वक्त मिल गया हमारे तक पहुंचने के लिए, और मुझे अपनी बात रखने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं आपका।
मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, लंबे वक्त से मैं सभी पार्टियों को सुन रहा हूं बड़ी गंभीरता से। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, अभी जो ओबीसी बिल पास हुआ और वो राज्यों को अधिकार दिया गया, ये आधा अधूरा है। और इसी बात को हम लगातार एक लंबे वक्त से कि 1931 में जातिगत जनगणना हुआ और उसके आधार पर जो जिस तरीके से आरक्षण दिया जा रहा है और आरक्षण देने का प्रयास हो रहा है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जस्टिस जी रोहनी का वो जो कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन के आधार पे 2017 के पहले, क्योंकि 2017 में रोहनी कमीशन बनाया गया, उसमें उसके 5 साल पहले जो भी नौकरियां केंद्र सरकार ने दी 1.3 लाख उसका, और प्लस विश्वविद्यालय में उसके साथ साथ एनआईटी में, एम्स में, उसमें जो प्रवेश हुआ उसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगी कि ओबीसी समाज को केवल कुछ ही लोगों को उसका फायदा मिला। 983 जातियां, टोटल जातियां 2633 जातियां ओबीसी की हैं, केवल 983 जातियों को ही उसका लाभ मिला। 983 जातियों को लाभ नहीं मिला, शून्य लाभ नहीं मिला। एक बात आपको बताऊं, सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हिंदू मुसलमान, मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जब आप गिनती करा लेंगे कौन कितना जिम्मेदार है और किसको क्या चाहिए, आबादी के हिसाब से, शैक्षणिक तौर पे आप देख ले, आर्थिक तौर पे देख ले, आप तमाम तरीके का एक जनसंख्या जातिगत तरीके से करवा ले, तो मुझे लग रहा है बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब सवाल इस बात का है कि हम लगातार मांग उठा रहे और भी विपक्ष के लोग मांग उठा रहे हैं, इनके घटक दल मांग उठा रहे हैं। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, मुस्लिमों की हितैषी नहीं है, क्योंकि अगर हितैषी होती तो अब तक मुस्लिम पिछड़े आरक्षण की बात कर रही होती, और जब सरकार थी तो उस पर काम हो चुका होता। सिर्फ इफ्तार पार्टी देते आए हैं आप लोग। अजीज साहब की बात से कहना चाहता हूँ। देखिए एक बात बताऊं, हाँ। ये बीजेपी, देखिए पहली बात तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, बीजेपी ने 2011 के बाद एक सेंसस कराया था जातिगत जनगणना का, उसको 2015 में अरुण जेटली साहब ने कहा था साहब इसको जल्द घोषित करेंगे। 18 में राजनाथ सिंह जी ने कहा घोषित करेंगे, साहब वो घोषित तो किया नहीं। 21 में वो जातिगत जो ओबीसी का काला में हटा दिया गया। देखिए, कुल मिलाकर के हालात ये है कि आज ये बेनकाब हो गए हैं। अब ये डर करके, दबाव में आकर के विपक्ष के और समाजवादी पार्टी के इन्होंने एक फैसला तो लिया, लेकिन ये आधा अधूरा फैसला लिया। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, एक तो आप लोगों ने डर करके, दबाव में आकर के ये फैसला किया, अपनी गलती सुधारने के लिए फैसला किया, चुनावी मंशा से ये फैसला किया, और ऊपर से किया भी तो आधा अधूरा किया। न जातिगत जनगणना पर आप बात करना चाहते हैं और न 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने को। जवाब दीजिए। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद बात है। ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस के साथी पार्टी रही है समाजवादी पार्टी। क्यों नहीं दबाव बना करके कांग्रेस से इन्होंने कहा कि पिछड़ों को उचित आरक्षण देने की व्यवस्था करिए? क्यों नहीं इन्होंने जो है बिल पास कराया उत्तर प्रदेश की दृष्टि से? आज अगर बिल पास हो गया है तो आज महाराष्ट्र में जो है मराठाओं को, कर्नाटक में लिंगायत को, हरियाणा में जाटों को, आज सबको, हर राज्य को अपने वर्ग में अपने यहाँ तय करने का अधिकार मिला है। मोदी सरकार की हर योजना हो, चाहे हर कार्यक्रम हो, उससे केंद्र में गरीब रहा है, मजदूर रहा है, कमजोर रहा है और पिछड़ा तबका रहा है। हमने हमेशा जो है उनके साथ न्याय किया है। इनसे पूछिए, अजीत खान साहब से, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी कही जाती है, लेकिन जब ये सबका वोट लेकर के आते हैं और जब वापस देने की बात आती है तो खाली ये एक कुनबे को ही क्यों देते हैं? एक सैफई कुनबे का ही क्यों उस पर चलता है? क्यों एक जाति विशेष के आधार पर ही खाली जो है ये एक जाति को देते हैं? वोट सबसे लेते हैं, देने के समय पे आते हैं तो खाली एक को देते हैं। इनके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने इनके एक भर्ती बोर्ड को कैंसिल किया था, और उसके जो चेयरमैन थे अनिल यादव, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की थी, और इस पर आरोप लगा था इनके ऊपर कि जो है एक वर्ग के लोगों को, खाली जाति के लोगों को इन्होंने भ्रष्टाचार करके, क्षेत्रवाद करके जो है नौकरियां बांटी थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया। जिस सरकार को न्यायपालिका जो है खारिज कर चुकी हो और उसके निर्णयों पर सवाल उठा चुकी हो, उस पार्टी के मुंह से जातिवाद अच्छा नहीं लगता है। इन लोगों ने जातियों को खाली अपने जेब भरने का साधन बनाया है, और जब देने की बारी होती है तो अपने कुंडों को खाली देते हैं, इनको फिर बाकी जातियां नहीं दिखाई जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? विकास करके ईज ऑफ लिविंग का हम जो है प्रचार जो है देते हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब देना चाहते हैं, और हम दलितों को भी देते हैं। ठीक है सर, सुरेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं जी। वो कहते हैं ना, मैं आपसे बताऊं शुभराज जी, एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया। आलोक भाई बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इनको कांग्रेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। इन लोगों ने आंखें छीन करके, अंधा बना करके पिछड़ों को चश्मे दान करने का वो बीड़ा उठाया है।
इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की मांग पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत बड़े नेता है असदुद्दीन ओवैसी, जवाब दे दें कि उनकी मांग हम मान लेंगे। कौन लोग कह रहे हैं भाई हमारे नेता कहीं आज की डेट में जिसके पास सत्ता है शुभ्रा जी वही सत्ता पे वही जवाब देगा। अब आलोक भाई बीच में बोलने की इनकी आदत है, बीमारी हो गई है। आलोक जी सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास। सुन लीजिए, इनकी बीमारी हो गई है क्योंकि हम अपनी बात नहीं कह सकते। तो हमारा तो कहना है कि आज योगी आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में मांग उठाई है अब तो राज्यों के पास आ गया पिछड़ी जातियों को करने का अधिकार। करें ये उनको सबको जिनको असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं पिछड़े हैं, करें आज की डेट में आलोक अवस्थी जी बता करके जाए कि उन लोगों को करेंगे क्या। ठीक है, मैं आलोक जी आपके पास आती हूँ, लेकिन एक बार दानिश जी से बात करूँ। हौसला है, ठीक है, तो ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी की बात का जवाब दे, वरना ये माना जाएगा कि दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। दानिश जी पहले आप जवाब दीजिए। एक सेकंड आलोक जी मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन दानिश जी को मैं चाहती हूँ कि पहले डिबेट में शामिल करूँ। आप पहले जवाब दीजिए। दानिश जी आप पर बार बार ये सवाल खड़ा होता है और ये अभी सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं और वो बयान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बताया था। अब देखिए यही सूट करता होगा आपको, यही सूट करता है बीजेपी को, इसीलिए एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और ओवैसी साहब भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हिंदू मुसलमान करके आप लोग भटकाना चाहते हैं मुद्दे से ताकि ध्रुवीकरण हो जाए और फायदा हो जाए। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता दूं असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो किसी योगी या किसी मोदी के उन्हें बड़ा नेता कहलाने के मोहताज नहीं है। यूपीए के दौर में भी उनको बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवार्ड मिला है, शायद ये लोग ये जानते नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जीएचएमसी के जो चुनाव थे ग्रेटर हैदराबाद के कॉर्पोरेशन के चुनाव, उसमें तो खुद योगी उन्हें हराने पहुंचे थे, ये उनकी मंशा नजर आती है। खुद मोदी वहां पहुंचे थे, तब तो कोई नहीं कह रहा था उनको कि भाई क्यों ये इस तरीके का मामला है। मामला यह है कि पिछड़ों की, दबों की, कुचलों की, मुसलमानों की आवाज इस 70 साल के बाद पार्लियामेंट में बुलंद होना शुरू हुई है। पिछली बार के सेशन में और इस बार के सेशन में असदुद्दीन ओवैसी शेर की तरह दहाड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे किसी भी भारत देश के किसी भी कोने का मुद्दा हो। अब मामला यह है कि उन्हें यह लगता है कि कहीं कोई आवाज बुलंद हो रही है। बाकी हमने देखा था 3 तलाक में किस तरह से मुस्लिम एमपी कोई बाथरूम करने चला गया था, किसी का टायर पंक्चर हो गया था। शाहबानो का जिक्र कर गए ओवैसी साहब, अब शाहबानो का जिक्र करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? शाहबानो केस की याद दिलाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर एक मजलूम महिला जिसका अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके अधिकार को छीन लिया गया था, और अब जब ओबीसी को अधिकार दिया जा रहा है तो उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन मैं चाहती हूँ आप दोनों ने जो कुछ भी कहा है, सुरेंद्र जी ने बहुत सारे आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और दानिश साहब आपने भी आरोप लगाए, जवाब दीजिए आलोक अवस्थी जी। देखिए सुरेंद्र जी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका सीधी सी बात उसका ये करना है कि एक आयोग का गठन कर दो और आयोग के गठन के बाद जो है संडे बस्ते में डाल दो, आयोग की रिपोर्ट आए उसको कभी लागू नहीं करो। मुसलमानों की इन्होंने बात करी है, सर्च कमेटी की रिपोर्ट इनकी सरकार में आकर के कितने सालों से धूल खाती पड़ी रही, कांग्रेस ने कभी उसका जो है धूल तक नहीं झाड़ी है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि 20 साल कालेडकर साहब की रिपोर्ट थी पिछले वर्ग को देने के लिए, उसके बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, धूल खाती रही, इन्होंने इसको लागू नहीं किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस के जागृत के लोगों ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट 10 साल तक धूल खाती रही, यूपी सरकार ने छुआ तक नहीं उसको भी जो है लागू जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। देखिए मोदी सरकार बराबर जो है अंत्योदय के माध्यम से गरीबों को, पिछड़ों को और दलितों को बराबर जो आरक्षण देती आ रही है, चाहे उनको हमने आवास प्रधानमंत्री आवास देने की बात रही हो और चाहे जो है उनको जो है छात्रवृत्ति देने की बात रही हो। आज एससी और ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति में भी हमने जो है वृद्धि करी है। आज हमारे मंत्रिमंडल में भी 27 ओबीसी मंत्री है, 20 से अधिक जो है हमारे पास एससी और एसटी वर्ग से। ये लोग तो यहाँ तक ताना मार रहे हैं कि अच्छा हुआ हर साल यूपी के चुनाव हो तो हर साल आप लोग इस तरीके के कदम उठाएं, क्योंकि चुनाव से पहले याद आता है। हमने क्रीमी लेयर की कभी बढ़ाई है, 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख की है। क्यों नहीं कांग्रेस ने आज तक जो है जवाब दीजिएगा। जी शुभ्रा, आप मुझे बता दीजिए किसी भी एक मुद्दे का जवाब आदरणीय आलोक अवस्थी ने दिया हो। हमने जब पूछा इनसे, अरे बीच में मत बोलिए सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्या किया? अगर ये बड़ा मसला है, आलोक जी के साथ ये बड़ा मसला है कि इनका बीपी हाई हो जाता है। अरे 2 मिनट सुन तो लीजिए सर, मैं आपसे आराम से बोल रहा हूँ।
ये देखिए क्यों नहीं लागू? एक बता दीजिए आपने, अगर ठीक है। एक शब्द का भी इन्होंने जवाब दिया हो, ठीक है, क्यों? आप जवाब तो दीजिए ना। इसलिए जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। अरे सत्ता में आप है तो जवाब आप दीजिएगा। आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम सत्ता में आ जाएंगे, सबका जवाब हम देंगे। आप भगोड़े हैं, भाग जाइए, भाग जाइए। आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, भाग जाइए। आप डरपोक हैं, कायर हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, चलिए। भाग जाइए। लेकिन सवालों का तो जवाब से मत चलिए, आप लोगों को एक दूसरे का जवाब नहीं मिला, लेकिन जनता को तो किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता इस तरह के हो हल्ले में। बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त मेरे पास इतना ही था, माफी के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो कितना काम करेंगे और कितना ये जो ध्रुवीकरण के मसले हैं, हिंदू मुसलमान का जो मसला है वो कितना काम करेगा वो देखना होगा। और कहीं इन तमाम मुद्दों के बीच आम आदमी से जुड़े हुए जो सरोकार हैं वो पीछे न छूट जाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, आप रहिएगा हमारे साथ।